सेक्शन 28 हमारा चार्जिंग सेक्शन है, चार्जिंग सेक्शन। मुन्ना चार्जिंग सेक्शन ये बताता है इस हेड के अंदर कौन सी इनकम आएगी। चार्जिंग सेक्शन ये बताता है इस हेड के अंदर कौन सी इनकम आएगी। जैसे सैलरी का चार्जिंग सेक्शन था सेक्शन 20, सेक्शन 15, हाउस प्रॉपर्टी का 22 है ना, उसी तरीके से 28 है पीजीबीपी का। पीजीबीपी में कौन सी इनकम आती है? प्रॉफिट ऑफ एनी बिजनेस एंड प्रोफेशन कैरीड ऑन बाय द एसएससी एट एनी टाइम ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर। हम प्रीवियस ईयर 22-23 लेके चल रहे हैं। एनी टाइम का मतलब है इवन अ सिंगल डे। अगर आप बिजनेस प्रोफेशन एक दिन भी चलाते हैं तो बिजनेस प्रोफेशन कहलाया जाएगा। मर्डर करते हैं तो मर्डर कहलाया जाएगा। ये नहीं कह सकते कम मर्डर किया, ज्यादा मर्डर किया। क्राइम इज अ क्राइम एंड सिमिलरली बिजनेस इज अ बिजनेस। आई एम नॉट सेइंग बिजनेस इज अ क्राइम, आई एम जस्ट सेइंग इवन अ सिंगल डे। ऐसे नौकरी करी पूरे साल में एक दिन तो नौकरी कहलाई जाएगी। किराए पे मकान एक दिन के लिए भी दिया तो आपकी एचपी इनकम बनेगी। एसएससी में एनी एसएससी हो सकता है, कंपनी के हाथ में भी बिजनेस हो सकता है और इंडिविजुअल के हाथ में भी। बिजनेस प्रोफेशन की परिभाषा अपन लोगों ने लास्ट क्लास में करी थी और प्रॉफिट में लॉसेस भी आते हैं। तो आपको नफा आए या नुकसान आए, बिजनेस प्रोफेशन के कारण आए, कोई भी आप एसएससी हो, एक दिन भी बिजनेस चलाएं तो बिजनेस प्रोफेशन की इनकम आती है पीजीबीपी में। दूसरी इनकम जो बिजनेस प्रोफेशन में आती है, एनी रेम्यूनरेशन बाय पार्टनर फ्रॉम फर्म। इनफैक्ट आई वुड से रेम्यूनरेशन में इंटरेस्ट भी आ जाएगा, इसमें बोनस भी आ जाएगा, इसमें कमीशन भी आ जाएगा। मुद्दा ये बड़ा क्लियर है, अगर पार्टनर को अपनी फर्म से सैलरी मिले, इंटरेस्ट मिले, बोनस मिले, इंटरेस्ट ऑल्सो, वो पीजीबीपी इनकम किसकी मानी जाती है? पार्टनर की। इस बात को याद रखिएगा। और फर्म में एलएलपी भी आएगी और फर्म में पार्टनरशिप फर्म भी आएगी। तो एलएलपी का पार्टनर या पार्टनरशिप फर्म का पार्टनर को इंटरेस्ट, बोनस, कमीशन, सैलरी, रेम्यूनरेशन मिले अपनी फर्म से, ही विल टैक्स दैट अमाउंट अंडर पीजीबी। कितना अमाउंट टैक्स करेगा, कितना नहीं करेगा, वो बात अभी हम चर्चा नहीं कर रहे। अब आपको कंपनसेशन मिल रहा है, मुआवजा मिल रहा है। क्यों मिल रहा है? क्योंकि आप कंपनी को मैनेज करते हो। बेटा डायरेक्टर्स आने से पहले मैनेजिंग एजेंट्स का कॉन्सेप्ट होता था। ये कॉन्सेप्ट ऑफ डायरेक्टर्स 30-40 साल पहले आया, उससे पहले होते थे मैनेजिंग एजेंट्स। तो कंपनी के जो मैनेजिंग एजेंट्स हैं, जिसको अब डायरेक्टर कहा जा सकता है, उनका एग्रीमेंट को टर्मिनेट कर दिया गया है। अब वैसे ऑब्वियसली उनको हटाने के डायरेक्टर्स होते हैं, उनको हटाने के लिए शेयर होल्डर्स होते हैं, लेकिन अगर जो कंपनी के मैनेजिंग एजेंट्स हैं, डायरेक्टर्स हैं, उनका किसी भी प्रकार से एग्रीमेंट था और उसको अगर टर्मिनेट या मॉडिफाई किया गया है, तो जो कंपनसेशन कंपनी दे रही है, कंपनसेशन कंपनी दे रही है उस मैनेजिंग एजेंट या डायरेक्टर के हाथ में, दैट विल बी चार्जेबल अंडर द हेड पीजीबी। तो दिमाग में डालिएगा बात, यहां पर कंपनी का मैनेजिंग एजेंट है जो अब होता नहीं है, डायरेक्टर हो गया, उसको आप सब्स्टिट्यूट कर सकते हो। अगर उसके एग्रीमेंट को टर्मिनेट या मॉडिफाई किया गया, ऑब्वियसली विद द अप्रूवल्स ऑफ द शेयर होल्डर, तो उसको बदले में कोई मुआवजा मिला, ही विल शो अंडर द हेड पीजीबीपी, क्योंकि वो एम्प्लॉय तो होता नहीं है। हाँ, एम्प्लॉयमेंट के कारण कोई मुआवजा मिलता है तो बेटा वो जनरली सैलरी में टैक्सेबल हो जाता है। टर्म्स ऑफ एजेंसी, दूसरा शब्द है टर्म्स ऑफ एजेंसी, यानी कि आप कंपनी के एजेंट हो और एजेंसी का एग्रीमेंट टर्मिनेट हो गया। आप गुजरात अंबुजा सीमेंट के डिस्ट्रीब्यूटर हो और गुजरात अंबुजा सीमेंट वालों ने आपकी डिस्ट्रीब्यूटरशिप कैंसिल कर दी, बदले में आपको मुआवजा दिया, तो एज अ डिस्ट्रीब्यूटर, एज एन एजेंट, आपको जो कॉम्पनसेशन मिलेगा वो टैक्सेबल होगा प्राप्तकर्ता के हाथ में पीजीबीपी में। वेस्टिंग इन द गवर्नमेंट मैनेजमेंट ऑफ एनी बिजनेस, यानी कि गवर्नमेंट ने टेक ओवर कर लिया आपका बिजनेस। हो सकता है कुछ ऐसा बिजनेस हो जो देश की सुरक्षा से रिलेटेड हो, कुछ ऐसा बिजनेस हो देश की खपत से रिलेटेड हो और गवर्नमेंट नहीं चाहती वो आप चलाएं। ऐसा हो सकता है देश की सुरक्षा के लिए अगर वो खतरा हो सकता था, देश में खपत हो सकता है, प्राइसेस बढ़ रहे हैं, गवर्नमेंट टेक ओवर कर लिया आपका बिजनेस, बदले में आपको जो पैसा दिया वो कंपनसेशन भी आप पीजीबीपी में टैक्स करोगे। बेसिकली ये मोटा मोटा कैपिटल अमाउंट्स, ये कैपिटल अमाउंट्स हैं जो आपको मिल रहे हैं। बिजनेस आपका बंद हो गया है, टर्मिनेट हो गया है, तो ये कैपिटल अमाउंट्स भी पीजीबीपी में दिखाए जा रहे हैं। उसके हाँ जी, एक सेकेंड गाइस, एक सेकेंड, यू हैव टू गिव मी जस्ट 5 मिनट्स, यू हैव, इसकी तो सेलिब्रेशन स्टार्ट हो जाती हैं। चलो जी, तो यहां पर कंपनसेशन दिया गया है, आपकी एजेंसी के एग्रीमेंट को टर्मिनेट किया, आपके बिजनेस को बंद कर दिया गवर्नमेंट ने, बदले में मुआवजा दिया, या कंपनी के मैनेजिंग एजेंट या डायरेक्टरशिप थी उनका एग्रीमेंट टर्मिनेट कर दिया। नेक्स्ट अमाउंट जो पीजीबीपी में आता है वो है नॉन कंपीट फीस
एंड एक्सक्लूसिव राइट्स, नॉन कम्पीट फीस और एक्सक्लूसिव राइट्स। ये अमाउंट होता है बेटा, जैसे मेरा कोई कॉम्पिटिटर है, वो मेरे एरिया में आके ही टैक्स पढ़ाना शुरू कर दिया, मैंने कहा भाई साहब आप चले जाइए, बोलता है जी इंडिया डेमोक्रेटिक कंट्री है, ऐसे कैसे चले जाऊं। तो मैंने उसको बदले में 50 लाख रुपए दिए, मैंने कहा यहाँ से आप जाइए, धंधा ना करिए। वो जो नॉन कम्पीट फीस उसको मिली है, जो कंपटीशन ना करने के कारण पैसा मिला है, वो भी उसकी बिजनेस इनकम मानी जाएगी। और एक्सक्लूसिव राइट्स के आगे लिखिए नॉट चार्जेबल अंडर कैपिटल गेन। एक्सक्लूसिव राइट्स नॉट चार्जेबल अंडर कैपिटल गेन। एक्सक्लूसिव राइट्स का क्या मतलब? अरे बेटा मैंने अपनी कोई राइट्स बेची नहीं, अगर मैं अपनी राइट्स बेचता तो इनकम कहां टैक्सेबल होती? जैसे मेरे पास कोई इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स है, जैसे नो हाउ है, पेटेंट है, कॉपीराइट है, मैं उसको बेच दूं तो स्वाभाविक है अगर मैं अपनी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी सेल करूंगा तो इनकम जाएगी कैपिटल गेन में। अब कैपिटल गेन में इनकम ना टैक्स हो, तो लोग बड़ी चालाकी से एग्रीमेंट क्या करते थे, कहते जी हम सेल नहीं कर रहे, हम एक्सक्लूसिव राइट्स दे रहे हैं, वी आर नॉट सेलिंग अवर राइट्स, वी आर गिविंग देम एक्सक्लूसिव राइट्स, हम ये राइट्स किसी और को नहीं दे रहे। तो एग्रीमेंट एक पॉजिटिव एग्रीमेंट की जगह नेगेटिव एग्रीमेंट बना दिया। एक एग्रीमेंट बन सकता है सेलिंग ऑफ द राइट्स, वो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स बेची जाएगी तो कैपिटल गेन। वो कह रहे हैं जी हमने बेची नहीं है, हम किसी को नहीं देंगे, रामलाल को नहीं देंगे, श्यामलाल को नहीं देंगे, हम एक्सक्लूसिवली आपको देंगे, इसके बदले में हमें 10 लाख रुपए मिले। तो ये एक्सक्लूसिव राइट्स जो आप दे रहे हो, किसी एक पर्सन को दे रहे हो, वो 10 लाख रुपए जो आपको मिले वो पीजीबीपी है। इसका एग्जाम्पल हो गया बीसीसीआई। बीसीसीआई आईपीएल के राइट्स बेचता है तो कैपिटल गेन के अंदर इनकम आनी चाहिए। वो कह रहे नहीं नहीं एक्सक्लूसिव राइट्स दे रहे हैं हम सोनी चैनल को। इट्स जस्ट लाइक जैसे किसी का फादर प्रॉपर्टी डीलर हो, प्रॉपर्टी डीलर वर्ड बोलने में बड़ा थोड़ा रॉ लगता है, तो वो कह रहे हैं मेरे पापा रियल एस्टेट एजेंट है, तो बात वही चीज है लेकिन उसको पेश करने का तरीका अलग है। तो अगर आप एक्सक्लूसिव राइट्स देते हैं और बदले में आपको जो मुआवजा मिलता है, जो जो अमाउंट मिलता है, उसको हम पीजीबीपी इनकम मानते हैं। नेक्स्ट आता है बेनिफिट्स और परक्विजिट्स इन कैश और इन काइंड ड्यू टू बिजनेस एंड प्रोफेशन। बेनिफिट और परक्विजिट्स इन कैश और इन काइंड ड्यू टू बिजनेस एंड प्रोफेशन। जैसे आप लोग के टैक्स में अब अच्छे नंबर पक्का आने वाले हैं, आई एम एक्सपेक्टिंग 90+। अब आप खुश होके आपने फीस तो दी है, वो बात अलग है, उसके अलावा आप एक मुझे एक छोटा सा गोल्ड की चेन दे गए या गोल्ड की गिन्नी दे गए। वो गोल्ड की चेन या गोल्ड की गिन्नी जो मुझे मिली है वो एक बेनिफिट या परक्विजिट्स है मेरे बिजनेस प्रोफेशन के कारण, तो वो अमाउंट भी मैं टैक्स करूंगा पीजीपीपी में। ये गिफ्ट मेरी पर्सनल नेचर की नहीं है। अगर आप मेरे बर्थडे पे, मेरी एनिवर्सरी पे गिफ्ट दे जाते, मैं उसको आईयूएस में लेके जाता। आप मेरे एम्प्लॉयर होते तो सैलरी में लेके जाता। तो ये वो वाली गिफ्ट है जो मेरे बिजनेस प्रोफेशन के कारण मुझे मिली है, तो मैं उसको टैक्स करता हूं अंडर पीजीपीपी। इस पे एक नया टीडीएस का सेक्शन 194R भी आया है, जिसकी मैं डिस्कशन करूंगा वंस वी डू द चैप्टर ऑफ टीडीएस। नेक्स्ट अमाउंट आता है सम रिसीव्ड अंडर कीमैन इंश्योरेंस पॉलिसी इंक्लूडिंग बोनस। कीमैन इंश्योरेंस पॉलिसी, जैसे अमिताभ बच्चन कॉर्पोरेशन लिमिटेड ने अमिताभ बच्चन के लिए कीमैन इंश्योरेंस पॉलिसी ले ली। हमने ये बात डिस्कशन पहले भी करी थी, अगर कीमैन को पैसा मिले और कीमैन एम्प्लॉय हो तो वो सैलरी में टैक्सेबल होता है। कीमैन को पैसा मिले अगर कीमैन एम्प्लॉय हो तो सैलरी में टैक्सेबल होता है। कीमैन को पैसा मिले और कीमैन एम्प्लॉय नहीं है तो आईयूएस में टैक्सेबल होता है। लेकिन पैसा कीमैन को ना मिले, पैसा कंपनी को ही मिले जिसने टेकिंग पॉलिसी करी है, उस कंपनी को मिले जिसने टेकिंग पॉलिसी करी है। टेकिंग पॉलिसी का मतलब जिसने पॉलिसी ली है। तो एबीसीएल ने पॉलिसी ली अमिताभ बच्चन के लिए, अमिताभ बच्चन खुदा ना खास्ता चल बसे, तो वो एबीसीएल के हाथ में कीमैन का पैसा टैक्सेबल होगा। टैक्सेबल क्यों होगा? लाइफ इंश्योरेंस का पैसा तो एग्जेम्प्ट होता है। नहीं बेटा, 10(10)D के अंदर जो लाइफ इंश्योरेंस का पैसा एग्जेम्प्ट होता है, एग्जेम्पशन नहीं मिलती कीमैन इंश्योरेंस पॉलिसी की। तो कीमैन इंश्योरेंस पॉलिसी का पैसा आपका टैक्सेबल होता है उस ऑर्गेनाइजेशन के लिए जिसने कीमैन इंश्योरेंस पॉलिसी ली है। नेक्स्ट, एक्सपोर्टर्स को नाना प्रकार के सरकार इंसेंटिव देती है, जैसे आपको ड्यूटी ड्रॉबैक्स मिलते हैं, ड्यूटी ड्रॉबैक्स और कैश असिस्टेंस। ड्यूटी ड्रॉबैक्स क्या होते हैं? जो आपने इंपोर्ट ड्यूटीज दी हैं उनका रिफंड मिल जाता है। एक्सपोर्ट कर रहा है ना सर, इंपोर्ट क्यों करेगा? अरे भाई मैं एक्सपोर्ट करता हूँ टीवी, पिक्चर ट्यूब इंपोर्ट करता हूँ, उसको बनाकर एक्सपोर्ट कर देता हूँ, तो पिक्चर ट्यूब पे जो मैंने इंपोर्ट ड्यूटीज दी हैं वापस मिल जाती हैं, तो वो मेरे हाथ में टैक्सेबल होती हैं पीजीपीपी में। तो यू आर एन एक्सपोर्टर and you get refund of your import duties because you are using the raw material for your production and then export. And cash assistance means 5% cashback मिलता है once you export certain
आइटम जिसको गवर्नमेंट प्रमोट करती है, जैसे गारमेंट्स हो गए, ज्वेलरी हो गया, तो उस पर गवर्नमेंट कह रही है 5% कैशबैक मिलेगा, तो वो जो कैशबैक मिल रहा है दैट इज ऑल्सो टैक्सेबल एज पीजीबी। नेक्स्ट इनकम जो पीजीबीपी में आती है, इनकम डिराइव्ड बाय ट्रेड प्रोफेशनल एसोसिएशन फ्रॉम स्पेसिफिक सर्विसेज परफॉर्म फॉर हिज मेंबर्स। जैसे कोई सीए की एसोसिएशन है, कोई डॉक्टर की एसोसिएशन है, कोई इंजीनियर की एसोसिएशन है, होती है ऐसे मार्केट के अंदर बहुत सारी एसोसिएशन होती हैं, है ना। आईसीएआई भी एक तरीके से ट्रेड प्रोफेशनल एसोसिएशन आप कह सकते हैं। लेकिन समझिए बात, अभी इन एसोसिएशन का काम क्या होता है, ये सारे मेंबर्स के बेनिफिट के लिए काम करती है। तो सीए एसोसिएशन सीएस के बेनिफिट के काम करेगी, डॉक्टर एसोसिएशन डॉक्टर्स के बेनिफिट के लिए काम करेगी। लेकिन अगर एसोसिएशन एक पर्टिकुलर मेंबर के लिए और स्पेसिफिक सर्विसेज दे रही है, यानी कि वो जनरल सर्विसेज नहीं दे रही है, अगर एसोसिएशन जनरल सर्विसेज देती तो उसका जो चंदा उसको मिलता, उससे जो कमाई करते वो टैक्सेबल नहीं होती। लेकिन जहां पर ये एसोसिएशन एक पर्टिकुलर मेंबर के बेनिफिट के लिए काम कर रही है, तो फिर एसोसिएशन अपना कर्तव्य भूल गई है। क्योंकि कर्तव्य क्या है, माँ के बाद 10 बच्चे हैं तो 10 के 10 बच्चों का ख्याल रखती है, लेकिन एक ही बच्चे का ख्याल रख रही है, तो फिर वो अपना माँ का कर्तव्य पूरा नहीं कर रही है। इसी तरीके से स्पेसिफिक सर्विसेज अगर परफॉर्म हो रही हैं एक पर्टिकुलर मेंबर के लिए, उससे जो इनकम आएगी एसोसिएशन के हाथ में टैक्सेबल होगी। नेक्स्ट आता है बेटा सेक्शन 35 एडी। आज हम करेंगे सेक्शन 35 एडी। सेक्शन 35 एडी की एसेट अगर आपने बेच दी है, अगर आपको याद हो लास्ट सेशन के अंदर हमने सेल ऑफ एसेट्स की बात करी थी, बिल्कुल सर बात करी थी। डेप्रिशिएबल एसेट्स की सेल जो होती है उसका सेलिंग प्राइस कहां से माइनस होता है, ब्लॉक से। फिर हमने एसएलएम एसेट की बात करी थी, जैसे जहां पर स्ट्रेट लाइन मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन फॉलो करते हैं, उस एसेट का हमने सेल का ट्रीटमेंट पढ़ा था, है ना। एक और एसेट है जो 35 एडी में आती है। 35 एडी में 14 बिजनेसेस हैं अप्रोक्सीमेटली जो देश की अर्थव्यवस्था से रिलेटेड है, उसमें 100% डिडक्शन मिल जाती है। 35 एडी वाली एसेट पे सेक्शन 32 नहीं लगता, उस पर डेप्रिसिएशन भी नहीं लगता। ऑब्वियसली आप जब 35 एडी में कैपिटल एक्सपेंडिचर का बेनिफिट ले लेते हो तो उस पे आपको 32 का डेप्रिसिएशन नहीं मिलता, तो ब्लॉक में तो होगी नहीं वो एसेट, स्वाभाविक है, ब्लॉक में तो होगी नहीं। उस पे ना एसएलएम डेप्रिसिएशन होगा, ना उस पे डब्ल्यूडीवी डेप्रिसिएशन होगा। तो मान लीजिए क्वेश्चन में आया आपने 19-20 में कोल्ड चेन बिजनेस के लिए 10 लाख की एसेट ली थी, 10 लाख की एसेट ली थी कोल्ड चेन बिजनेस के लिए। बताइए 35 एडी कितना मिल गया होगा 19-20 में, 35 एडी कितना मिल गया होगा 19-20 में, बताइए 35 एडी कितना मिल गया होगा 19-20 में। हाउ मच 35 एडी वुड हैव यू क्लेम्ड इन 19-20? क्वेश्चन देखो बेटा, 19-20 में कोल्ड चेन बिजनेस में 10 लाख की एसेट खरीदी थी, 10 लाख की एसेट खरीदी थी 19-20 में, तो कितनी डिडक्शन आपने ले ली होगी, 10 लाख की, बिल्कुल सही 35 एडी में। अब वो एसेट 22-23 में सेल कर दी गई, कितने की बेटा, 11 लाख की। ये पूरे के पूरे 11 लाख पीजीबीबी में आएंगे, यहां पर अलग ट्रीटमेंट है। ओ माय गॉड, यहां ये नहीं कह रहे डब्ल्यूडीबी 0 प्रॉफिट 11, जितनी डिडक्शन ली उतना पीजीबीपी बाकी कैपिटल गेन ना, एनी सम रिसीव्ड ऑन ट्रांसफर ऑफ कैपिटल एसेट, अगर आपने डिडक्शन ली हुई है। तो अगर 3 टाइप से बिजनेस की एसेट की सेल के ट्रीटमेंट है, 3 ट्रीटमेंट, एक तो बेटा मेरे प्यारे लाल डब्ल्यूडीवी ट्रीटमेंट है जहां पर ब्लॉक में सेलिंग प्राइस माइनस करते हैं, डेप्रिशिएबल एसेट्स, एक एसएलएम एसेट्स हैं उनका ट्रीटमेंट होता है, और एक 35 एडी की एसेट। तो 35 एडी की एसेट अगर आपने बेची है तो उस पर डिडक्शन आपने ले रखी थी, तो उसका सारा सेलिंग प्राइस पीजीबीपी, ठीक है, क्लियर। नेक्स्ट, अब ये है रिसिप्ट्स ऑफ कंपनसेशन और अदर अमाउंट इन कनेक्शन विद टर्मिनेशन एंड मॉडिफिकेशन ऑफ टर्म्स एंड कंडीशन रिलेटिंग टू कॉन्ट्रैक्ट्स ऑफ बिजनेस। अरे बेटा मैंने अंश के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन किया, अंश मुझे सप्लाई करेगा रॉ मटेरियल 15 तारीख तक, अगर 15 तारीख तक ये मुझे रॉ मटेरियल सप्लाई नहीं कर पाता तो मैंने इससे कंपनसेशन मांगा क्योंकि मैंने एग्रीमेंट टर्मिनेट कर दिया, तो वो जो कंपनसेशन मुझे मिला है, यस, तो वो कंपनसेशन भी मैं पीजीबीपी में दिखाऊंगा। यह एक और तरीका हो सकता है कि भाई मैं किसी के साथ एग्रीमेंट करता हूं और उस बंदे ने टर्म्स और कंडीशन पूरी नहीं करी तो मैंने टर्मिनेट कर दिया,
अच्छा, अगर मैंने पूरी नहीं करी टर्म्स एंड कंडीशन, उसने टर्मिनेट कर दिया, तो मुआवजा तो एग्रीव पार्टी को मिलेगा, मुआवजा तो एग्रीव पार्टी को मिलेगा। तो वो जो मुआवजा मिल रहा है, यस मेरे बच्चे, एक सेकेंड बेटा, जो मुआवजा मिल रहा है दैट विल बी टैक्सेबल अंडर दी हेड पीजीबीपी। तो वर्ड क्या लिखा है, साफ लिखा है, कंपनसेशन और द अमाउंट, टर्मिनेशन एंड मॉडिफिकेशन ऑफ टर्म्स एंड कंडीशन ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। तो कॉन्ट्रैक्ट बिजनेस के तोड़ोगे, बदले में मुआवजा देना पड़ेगा, मुआवजा टैक्सेबल होगा प्राप्तकर्ता के हाथ में, कहां पर पीजीबीपी में। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ एसआईटी एज डिटरमिन्ड द प्रिस्क्राइब मैनर ऑन कन्वर्जन ऑफ एसआईटी इनटू कैपिटल एसेट। पहले 10 पॉइंट्स के बारे में चर्चा करें, ये 10 पॉइंट्स आपको समझ आए, फिर मैं 11th पॉइंट बताऊंगा। तो मुझे काइंडली चैट बॉक्स में बताइए 10 पॉइंट समझ आए, मुझे काइंडली बताइए। गुड। अब 10 पॉइंट्स के बाद 11th पॉइंट का कॉन्सेप्ट मैं थोड़ा सा डिस्कस करूंगा डिटेल में। आपको याद होगा सेक्शन 45 सब सेक्शन 2 कैपिटल गेन में, 45 टू कैपिटल गेन में, उसमें था मुन्ना कैपिटल एसेट कन्वर्टेड इनटू एसआईटी, कैपिटल एसेट कन्वर्टेड इनटू एसआईटी। तो हमने कहा था जो प्रीवियस ईयर ऑफ सेल ऑफ एसआईटी होगा, यस, जिस साल बेचोगे वहां पर कैपिटल गेन टैक्सेबल होगा, और फेयर मार्केट वैल्यू को हम सेल कंसिडरेशन मानेंगे, या फेयर मार्केट वैल्यू को कंसिडरेशन लेंगे। कुछ याद आया? दोबारा रिपीट करता हूं। अगर आपकी कैपिटल एसेट है, उसको स्टॉक में कन्वर्ट कर दिया, ये एम आपका था कैपिटल गेन से बचने के लिए, आपने अपनी कैपिटल एसेट को स्टॉक में कन्वर्ट कर दिया। एम क्या था? कैपिटल गेन से बच जाएंगे, क्योंकि आप स्टॉक बेच रहे हो। तो गवर्नमेंट कहती है जिस साल स्टॉक बेचोगे कैपिटल गेन फिर भी लगेगा, और किस प्राइस पे लगेगा? फेयर मार्केट वैल्यू पे। और फेयर मार्केट वैल्यू कौन से दिन पर देखी जाएगी? ऑन द डेट ऑफ कन्वर्जन, जिस दिन आपने कन्वर्ट किया। ये बात याद आई? तो कैपिटल गेन से बचना चाहते हो, स्टॉक में कन्वर्ट करते हो, तो स्टॉक बेचोगे, कैपिटल गेन फिर भी लगेगा फेयर मार्केट वैल्यू। हाँ, बिजनेस इनकम कितनी मानी जाएगी? हाँ, अगर सेलिंग प्राइस फेयर मार्केट वैल्यू से ऊपर है वो बिजनेस इनकम मानी जाती है। सेलिंग प्राइस अगर फेयर मार्केट वैल्यू से ऊपर है। ये बात याद आई? अगर ओके रिपोर्ट है तो मैं आगे बढ़ूंगा इसके बाद। ये बताना जरा, ये बात याद आई? मैं दिखा देता हूं स्लाइड, है ना। अब उल्टा गंगा बह रही है। सेक्शन 28 में लोग बिजनेस से बचने के लिए एसेट को कैपिटल गेन में ले जाते हैं, स्टॉक इन ट्रेड को कन्वर्ट कर रहे हैं स्टॉक इन ट्रेड को कन्वर्ट कर रहे हैं किसमें? कैपिटल एसेट में। स्टॉक इन ट्रेड को कन्वर्ट कर रहे हैं कैपिटल एसेट में। अब वो चाहते हैं कि बिजनेस की एसेट की जगह कैपिटल गेन में दिखाएं, क्योंकि कैपिटल गेन में टैक्स रेट थोड़े कम होते हैं ना, लॉन्ग टर्म के 20%। अब गवर्नमेंट कहती है क्या? अब पढ़ना जरा, थ्योरी पढ़ना। फेयर मार्केट वैल्यू ऑन कन्वर्जन ऑफ एसआईटी इनटू कैपिटल एसेट। तो जिस दिन आपने कन्वर्ट किया ना एसआईटी को, उसकी जो फेयर मार्केट वैल्यू है डीम्ड एज बिजनेस इन, डीम्ड एज बिजनेस इन। तो अगर आपने अपने स्टॉक को, जैसे शर्ट बेचने का, जैसे मैं बोलूंगा आपका लैंड बेचने का काम है, लैंड सेलिंग का काम है, अब वो स्टॉक थी, हाँ, उसको कैपिटल एसेट स्टॉक से हटा लिया, कन्वर्ट का मतलब है स्टॉक से हटा लिया, उसको कैपिटल एसेट बना दिया लैंड को, तो जो लैंड की फेयर मार्केट वैल्यू है डीम्ड एज बिजनेस इनकम है। तो वहां पर कैपिटल एसेट से एसआईटी में कन्वर्ट किया तो फेयर मार्केट वैल्यू कैपिटल गेन में आई, यहां पर एसआईटी को कैपिटल एसेट में कन्वर्ट किया, फेयर मार्केट वैल्यू बिजनेस में आई। ये बात याद। तो भाई स्टॉक है तो स्टॉक ही रहने दो, कैपिटल एसेट है तो कैपिटल एसेट रहने दो। बदलोगे तो जो पुराना नेचर है उसकी फेयर मार्केट वैल्यू उसी हेड में टैक्सेबल हो। चलिए अब जरा एक बार रिपीट कर देते हैं। तो बेटा बिजनेस प्रोफेशन की इनकम, पार्टनर्स की इनकम, मुआवजा, नॉन कंपीट फीस, बेनिफिट परकेजेज, कीमैन पॉलिसी, एक्सपोर्टर के इंसेंटिव्स, ट्रेड एसोसिएशन की स्पेसिफिक इनकम, 35 एडी की एसेट की सेल, कंपनसेशन कॉन्ट्रैक्ट्स के, और फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ स्टॉक इन। नेक्स्ट,